जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ देसी लर्न जर्मन। आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में बैठे हुए शेख आज़म साहब। मैं व्यूअर्स के लिए यहाँ पे बताता चलूँ कि मेरी आवाज़ थोड़ी आज बदली हुई होगी, मेरे गले में खराश थोड़ा-सा मसला है सर्दी की वजह से और थोड़ी पीने में बदपरहेज़ी हो गई, तो माज़रत उस वजह से। लेकिन देखिए आप लोगों के लिए फिर भी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। सिर्फ़ आपके लिए कि दूसरे बंदों को नए जो भी जर्मन लैंग्वेज से रिलेटेड सर्विसेज़ दे रहे हैं या हेल्प कर रहे हैं लोगों की, उनकी बात आप तक पहुँचाई जाए। बात सुनने से क्या होता है कि आपको भी मोटिवेशन आती है कि जर्मन ज़ुबान इतनी मुश्किल नहीं है, सीखी जा सकती है। तो आप सब व्यूअर्स से ये गुज़ारिश है कि काइंडली इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप और कौन-कौन से ऐसे लोग हैं जर्मनी में रहते हुए या पाकिस्तान में, जिनसे आपने जर्मन सीखी है, जिनकी जर्मन से आप बहुत इम्प्रेस हैं और उन्हें आप पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, उन्हें ज़रूर इनवाइट किया जाएगा। और बिस्मिल्लाह करते हैं शेख साहब से कि शेख साहब के बारे में मैं बताता चलूँ कि मुझे कुछ ही दिन पहले शेख साहब का पता चला, यूट्यूब से रिकमेंडेशन में शेख साहब की वीडियो देखी तो माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई कि देसी तरीके से किस तरह से मेहनत करके वो वीडियोज़ की सूरत में नॉलेज दे रहे हैं। तो शेख साहब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, आप बताएँ कि आप इस टाइम पाकिस्तान में हैं, तो आप जर्मनी कब आए, कब वापस गए और किस वीज़े पे अरसा रुके आप जर्मनी? जी, उमर भाई बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। मैं एक्चुअली जर्मनी आया था 2010 में। इस वक़्त मैं पाकिस्तान में हूँ। मैं एक जर्मन लैंग्वेज टीचर हूँ। मैंने 8 साल जर्मनी में गुज़ारे। मैंने जर्मन पाकिस्तान से भी सीखी और जर्मनी से भी सीखी। पहला A1 का कोर्स मैंने किया था लाहौर एनी मेरी शिमल हाउस से। अरे जी, वाह! हाँ जी। वो मेरा बहुत ही गोल्डन टाइम था। बहुत मज़ा किया, बहुत एन्जॉय किया। टीचर कौन थे आपके? जी, टीचर कौन थे एनिमेशनल हाउस में सर आपके? फरीद, सर फरीद, वन ऑफ द सरफरीद, बेस्ट टीचर। यस, वन ऑफ द बेस्ट। 2 टीचर बहुत अच्छे हैं, एक वो और एक मैम सायरा नियाज़ी। मैंने मैम सायरा नियाज़ी से पढ़ा था लेकिन सरफरीद से भी बात होती रहती थी। उनसे भी काफ़ी टिप्स और हेल्प्स मिलती थी। मैम सायरा नियाज़ आई थिंक जो स्कार्फ पहन के आती थी। जी, बिल्कुल वही हैं। जी, वो भी थी 2009 की बात है ये। जी, बिल्कुल, मेरा सर मैं हाँ, अब मैं इमोशनल हो गया हूँ यहाँ पे कि यादें वापस आ गई हैं। मैम सायरा नियाज़ी मैंने भी उन्हीं से पढ़ा एंड उनकी वजह से मुझे जर्मन ज़ुबान शुरू से ही इतनी आसान लगी कि मुझे कभी फिर वो इस तरफ चल पड़े कि इसकी गहराइयों में डूब गए, खो गए। जी, बिल्कुल ऐसे ही है, सेम हियर। पहले दिन जब मैंने A1 का लेसन लिया था, उस वक़्त मैं बहुत परेशान था कि यार ये कैसे क्लियर करनी है? कैसे पास करना है इसको? लेकिन एक ख़्याल ने मुझे तसल्ली दी कि भाई जो मुझे समझ नहीं है तो मेरे जो क्लास फेलोज़ हैं वो कौन-सा जर्मन के हाफ़िज़ हैं, वो भी तो मेरे जैसे ही हैं। इस बात जी, से मुझे बिल्कुल। तसल्ली हुई। फिर मैं फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता मेहनत करता गया, फिर मुझे आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ क्लियर हो गया। बहुत मज़ा आया जर्मन सीखने में। पहले अच्छा A1 क्लियर किया, फिर मैं फैमिली रियूनियन वीज़े से मैं जर्मनी आ गया। वहाँ सही, से मैंने A2 किया, फिर B1 किया, B2 1 किया, B2 2 और C1 करके टेस्ट दाफ़ किया, टेस्ट दाफ़ और ब्रेटन कोर्स किया। फिर इस तरह मुझे जर्मन जर्मन लैंग्वेज मैंने की और अब मैं पाकिस्तान में हूँ एज़ अ जर्मन टीचर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। सही, मुझे माशाल्लाह। 8 साल मैंने जर्मनी में गुज़ारे और 5 साल पहले मैं जर्मन वापस आया, अब पाकिस्तान वापस आया और 4 साल से मैं ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ। सही, 4 साल से आप ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा शेख साहब कि आप जब जर्मनी जिस साल 10 से पहले आए, तो A1 आपने किया और A2 के लिए फिर आपने पहले से जर्मनी आते ही लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन ले लिया और किस तरह से एक ही गो में इकट्ठा किया, यूनिवर्सिटी से किया, कहाँ से किया A2, जर्मनी B1? आते ही मुझे आई थिंक जॉब मिल गई थी, वो भी जॉब मिली थी क्लीनिंग की। जॉब सही, मिल गई थी तो मैं क्लीनिंग करने गया था 2 दिन। फिर सही, मुझे एक चांस मिला जर्मन सीखने का। सही, पैसे भी तनख्वाह भी अच्छी मिल रही थी क्लीनिंग की, मिल रही थी। मुझे चांस मिला जर्मन सीखने का
मैंने ये सोचा यार जिंदगी यहाँ पे गुजारनी है तो जर्मन सीख लूं, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉज की जो बेटियां थी ना, वो मुझसे करती थी बातें, और बातें करती थी, मुझे सिर्फ एक वर्ड की समझ आती, वो था आसम, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। सही। मैंने जर्मन फिर सीखना शुरू की, और सीखने में मुझे आता था मजा। मैंने एक्चुअली उस वक्त की थी बीएससी, और मुझे सीखने में आता था मजा। फिर मैं सीखता गया, मेहनत की, करता रहा। भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आई थिंक विद इन 3-4 मंथ्स में इस काबिल हो गया था कि मैं अकेला लोगों से मिल सकता था। सही। फिर मैं जब मैंने C1 किया, मैंने जर्मन्स के साथ काम किया, जॉब किया, और उस वक्त वो सही। लोग बिलीव नहीं करते थे कि भाई तुम्हें आए हुए सिर्फ 8 माह हो गए हैं जर्मनी में, तुम तो लगता है कि यहाँ पे बॉर्न हुए हो। मैं ऐसे उनके साथ जर्मन में बात करता था। सही। तो अच्छा, पहले 8 माह में ही माशाल्लाह आपने A2, B1, B2 और C1 कर ली। जी बिल्कुल, और सही। टेस्ट दाफी मैंने कर लिया था। वो भी 8 माह के बीच में आपने कर लिया। जी, बिल्कुल कर लिया था। तो ये बताइएगा ये कहाँ से आपने किया और कितनी फीस फीस थी इसकी? A2 और B1 मैंने किया था फोल्क्सहोचुले हेरनबर्ग से। उसके सही। बाद B2 1, B1 भी वहीं से किया था। B2 1 और B2 2, C1 और टेस्ट दाफ फॉरबिराइटिंग कोर्स और टेस्ट दाफ मैंने किया था स्टुटगार्ट यूनिवर्सिटी से। सही। वहां पे मेरी रूटीन ये होती थी कि स्टुटगार्ट यूनिवर्सिटी में C1 की क्लास मेरी होती थी 2 बजे, लेकिन मैं वहां पे चला जाता सुबह 7 बजे। सही। 7 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं वहां पे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता था। वहां पे क्योंकि पढ़ने का मजा बहुत आता था जब आप हुँ। पढ़ते थे, और वहां पढ़ने के बाद जब आप दोस्तों से जर्मन्स के साथ बातें करते थे, और वो लोग हैरान होते थे कि यार तुम्हें आए हुए 4-5 माह हुए हैं और ऐसे बातें कर रहे हो, तो आपको अंदर से खुशी होती है यार आप लोगों को हैरान कर रहे हो। सही। तो पढ़ने का बड़ा मजा आता था। तो अब 2 बजे तक पढ़ता था मैं, और 2 बजे तक आप क्लास लेता था, और 6 बजे तक क्लास होती थी, और रात को 9 बजे फिर आप होमवर्क करता था मैं। उसके बाद फिर सोना, ये रूटीन थी मेरी, यानी कि सही। पढ़ना पढ़ना पढ़ना। और उस वक्त लकीली मेरे पास टाइम भी बहुत था। सही। उस और वक्त मेरा एम सिर्फ जर्मन सीखने का था, जस्ट जर्मन। सही। और फिर मैं साथ में आप क्लीनिंग की जॉब भी कर रहे थे। ने क्लिनिक का सिर्फ पार्ट टाइम जॉब की थी, वो भी पार्ट कुछ, टाइम ना, वीकेंड वीकेंड पे या किसी 1-2 दिन। वो भी कुछ नहीं, सिर्फ सिर्फ कुछ रुपए कमाने के लिए। सही। और वो भी आते ही आपने दोनों चीज़ें इकट्ठी स्टार्ट कर दी थी कि जी साथ बिल्कुल। जॉब भी और लैंग्वेज भी। सही। जी बिल्कुल, अच्छा, जैसे 8 माह। हुँ। 8 माह बाद जब आपने फिर टेस्ट डाफ भी कर लिया तो फिर आपकी रियलिटी में शेख साहब होता क्या है कि 8 माह फिर भी ऐसे जब जर्मन से आप बात करते थे तो आपकी लिसनिंग स्किल कैसी थी? आपको सारी समझ आ जाती थी? क्योंकि मेरा मानना है कि 8 माह अभी भी शायद कम है कि आप मुख्तलिफ जर्मन्स के डायलेक्ट को समझो, उस लैंग्वेज के पैटर्न को फ़ॉलो करो, उन्हीं की तरह का बोलो जिस तरह से वो बोल रहे हैं। तो उसमें आपका क्या, क्योंकि थ्योरेटिकल तो आपने सारा कर लिया था और ग्रामर भी, और आप बोल भी पा रहे थे अपने अंदाज़, लेकिन फ़ास्ट जब जर्मन बोलता है अपने फ्लो में, तो उसे आप कितना पिक कर रहे थे? और बाद में फ़र्क देखा कि यार 2 साल बाद अब मैं जर्मन्स को ज़्यादा बेहतर सुन सकता हूँ? प्रॉब्लम था, बिल्कुल था, लेकिन उसमें बेहतरी उस वक्त आई जब मैं उस फील्ड में गया, जॉब किया, जब मेरे पास जर्मन दोस्त है, कोलीग्स है, उनके साथ बातें हुई, काम किया, जब मुझे ऐसी जॉब मिली जिसमें मुझे बैठ के काम करना पड़ा, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ा, फिर मेरे स्किल्स और इनहेंस हुए, मुझे मजा आया, फिर मेरे स्किल्स बढ़ते गए। अभी देखे, मैंने उसके बाद सीखने के बाद 7 साल वहां पे काम किया, मैं सही। वैसे ही बैठा नहीं रहा, तो मेरे ये स्किल्स बढ़ने ही थे। अब जो है मैं 5 सालों से विदाउट जर्मन यहाँ पे बैठा हूँ, तो मेरे स्किल्स डिक्रीज ही होने हैं। सही। सही। तो आपने बताया कि आप माशाल्लाह से क्योंकि जर्मन्स में ही फिर रहे, तो आपने तो इंग्लिश बहुत कम जर्मनी में बोली। आपने ज इंग्लिश बोली नहीं है जर्मनी में। ये बात जो है ना, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। जब मैं जर्मनी नया नया गया था, उस वक्त मैं अपनी वाइफ के साथ या कोई भी नया बंदा है तो इंग्लिश में कम्युनिकेट करता था। जब मैंने जर्मन स्टार्ट की तो आई जस्ट लॉस्ट माय इंग्लिश स्किल्स, तो उस वक्त मैं इंग्लिश में जर्मन बोलता था। ये आपको हुँ। पता ही होगा कि ऐसे ही होता है। तो इंग्लिश में अभी कुछ दिनों पहले मेरा एक इंटरव्यू हुआ,
एक कंपनी था किडान नाम की, सॉरी मैंने नाम फिर बोल दिया। अरे एक कोई नहीं मसला है। कंपनी ने मुझे मुझे कॉल की। उन्होंने कहा जी कि हमें एक जर्मन स्पीकर की जरूरत है। तो मैंने कहा ठीक है जी जर्मन। तो वो मुझे बात कर रही थी इंग्लिश में। मैंने कहा या तो वो लाहौर का बंदा था, मैंने कहा या तो मुझसे आप बात करें उर्दू में या आप बात करें जर्मन में, इंग्लिश में, क्योंकि मैं आई थिंक 10 years ago मेरी प्रैक्टिस इंग्लिश में, अब मुझे जो है ना इंग्लिश, आई टोटली डिस्ट्रॉयड माई इंग्लिश। तो उन्होंने कहा जी आपकी इंग्लिश की स्किल्स कम है, तो ये मैंने कहा भाई आपको जर्मन वाला चाहिए इंग्लिश वाला चाहिए, आपको तो जर्मन स्पीकर चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा जैसे आपकी मर्जी, क्योंकि भाई इंग्लिश के स्किल्स मेरे इस वक्त कम है, सही लेकिन जर्मन के स्किल्स मेरे हैं। सही सही सही। बड़ी अच्छी आपने स्टोरी बताई। आई थिंक वो उसमें यही वो, क्योंकि वो देखे वो इंग्लिश हर बंदा मोस्टली थोड़ी बहुत बोल ही लेता है, तो उन्होंने कहा होगा कि जो बंदा जर्मन फिर नहीं बोलेगा तो उसके साथ इंग्लिश में, लेकिन वो तो पार्ट है, वो तो इंशाल्लाह आपकी कहीं और भी। तो ये आपने फन के लिए फिर जॉब के लिए अप्लाई किया था, या फिर आप आपकी रूटीन पे आते हैं कि आपकी डेली रूटीन क्या है? मेरी डेली रूटीन इस वक्त सिर्फ जर्मन टीचिंग और कुछ नहीं। असल में मैं बेसिकली मैंने मास्टर्स किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। सही तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है जर्मन टीच करने में, बहुत ज्यादा मजा। सही। मैं जब जर्मनी से वापस आया तो उस वक्त 2017 में मैं 8 साल जर्मनी में गुजारे। आपको पता है कि जर्मनी में कितनी सर्दी होती है। मैंने 8 साल में हर साल पाकिस्तान आता रहा, वो भी कब, दिसंबर में या जनवरी में, सर्दी में गुजारे और सर्दी में पाकिस्तान आता रहा। और जब मैं पाकिस्तान वापस परमानेंटली आया तो वो आया था मैं जुलाई में, गर्मियों में, और मैंने आके केयर नहीं की। ये भी रीजन था कि मैं जर्मन टीचर क्यों बना। मैंने केयर नहीं की तो इस वजह से, गर्मी की वजह से मेरे मसल्स का प्रॉब्लम बन गया, जिसकी ओके। वजह से मुझे चलने फिरने में दिक्कत हुई। उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर सका। मुझे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने का भी टाइम नहीं मिला। तो हम्म। उस वक्त मेरे माइंड में अचानक ख्याल आया कि यार आजम तेरे पास स्किल्स हैं, तो क्यों नहीं ऑनलाइन टीच करता जर्मन। तो मैंने ऑनलाइन टीच का वैसे काम स्टार्ट कर दिया। आज से 4 साल पहले 4 साल मैंने पहले। 4 साल पहले टीचिंग स्टार्ट की फ्री में। फ्री मैंने कहा स्किल्स सिखाओ। आप देख सकते हैं मेरे जर्मन फेसबुक ग्रुप को, मैं कब से वो बना हुआ है, सॉरी। तो मैंने स्टार्ट किया जब मैं चल भी नहीं सकता था बिल्कुल भी। तो मैं उस वक्त, ये भी एक रीजन थी कि मैं चल नहीं सकता, तो मैंने ये काम स्टार्ट किया। स्टार्ट करता रहा तो मुझे बहुत मजा आया। स्पेशली मुझे मजा आता है जब स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये क्या है, ये क्या, हम्म। मुझे बड़ा मजा आता है जब ये मुझे क्वेश्चन पूछते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये एक हाउस फॉर्म है, ये चैलेंज है, मुझे बड़ा मजा आता है। हम्म। तो इस तरह मैं 4 तरह से ये करता रहा, सीखता रहा, मुझे पढ़ाता रहा। तो अब इस वक्त मुझे आईटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है जर्मन लैंग्वेज में। सही सही। तो जर्मन लैंग्वेज टीचिंग एक तरह से आपके लिए ब्रेड एंड बटर है ना, आपका आपका सारा रोजगार वगैरह। उसमें अगर आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी, अगर उसमें आप कुछ डिटेल शेयर करना चाहें कि आप कितने घंटे पढ़ाते हैं और कितना आप कमा लेते हैं, सही नंबर बताने की जरूरत नहीं, अंदाजे से ऐसे बता सकते हैं कि जितना आप एज अ आईटी प्रोफेशनल कमाते हैं तकरीबन उतना ही, और टाइम कितना लगता है उसमें, जो भी आप बताना चाहें, आपकी असल मर्जी में है। बात यह है कि जब मैंने जर्मन टीचिंग स्टार्ट की थी उस वक्त मेरा मेन मकसद ये था कि मैं अपने आप को बिजी रख सकूं। इमेजिन कर कि एक पर्सन आपके सामने है जो मूव नहीं कर सकता, जिसकी टांग का मसला, वो बैठा ही है और वो मूव नहीं कर सकता। अचानक उसके उसके पास एक लैपटॉप आया, उसके माइंड में एक आइडिया आया और वो उसने बैठे बैठे काम स्टार्ट कर दिया और वो बिजी हो गया। मैंने जब ये काम स्टार्ट किया था मैं बिजी हो गया था। मैंने कहा यार मैंने कुछ भी कमाई नहीं करना, बेसिकली मैंने बिजी होना है। उस हम्म। वक्त मैंने कमाई, मेरे मेरे पास अर्निंग मेरे माइंड में भी नहीं था। मैंने हम्म। फ्री में पढ़ाना शुरू किया। फिर मैंने 1,000 फीस से आगाज किया। फिर अच्छा। मैंने 2,000 फीस से आगाज किया। फिर मैंने 3,000 फीस से आगाज किया। फिर मैंने 5,000 कर दी। अब जो है ना, अब फीस मेरी ज्यादा बढ़ती गई। फ्री में फीस वाले पे आते हैं फिर भाग जाते हैं।
जब 5 ट्राई करती फिर वो भाग भाग के आते हैं, यानी कि सही। फ्री वाले भी नहीं आते। हाँ, वो फ्री की चीज की अहमियत नहीं ना होती। एग्जैक्टली घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब है। तो आज़म साहब एग्जैक्टली। मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइएगा कि जब आप आपने जब एक शुरू में फ्री में भी स्टार्ट किया तो आप ऑनलाइन पढ़ा रहे थे स्काइप से, या क्या आपके पास घर पे भी पढ़ने आते हैं, या कहीं एकेडमी वगैरह है आपकी? घर पे मेरे इस वक्त बाय चांस ऐसा हुआ कि एक दिन मैं ऑनलाइन बात कर रहा था, तो एक लड़के ने मुझे लिखा, हेलो अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, कैसे हैं आप, ठीक है? तो मैंने कहा ये आसिम भाई वाला को मैं क्या ठीक है, आसिम भाई मुझे पहचाना, मैं ये हूँ। अब याद है आपको क्रिकेट, याद है मैं आपको मोहल्लेदार, वो मेरा हमसाया था मोहल्लेदार। सही। मैं कहता मैं जर्मनी जा रहा हूँ और मैंने भी जर्मन सीखने, मैंने ये लाहौर में एनिमे शिमन हाउस में एडमिशन लेना है, ले लिया है। आप मुझे अगर आप जर्मन सिखाते हैं तो मैं इस वक्त लाहौर में हूँ, मैंने कल एडमिशन लेना है, अगर आप सिखाते हैं तो। मैंने कहा मैं सिखाता, और वो लाहौर से उठ के फिर मेरी सिटी में आ गया था। वो मेरा सही। मोहल्लेदार था मेरे बचपन, यानी कि वो तो छोटा बच्चा था ना जब मैं बड़ा था, जब मैं एफएससी का स्टूडेंट था, वो तो बच्चा था, उसको मैंने सिखाया। मैं इस वक्त अपने शहर के 3-4 लड़कों को सिखा चुका हूँ। लेकिन लेकिन आप मेनली लेकिन आप स्काइप से लेसन देते हैं, जी करेक्ट? बिल्कुल से। सही। तो स्काइप से फिर आप दिन को कितने लेसन्स और कौन-कौन से कोर्सेज़ आप करवा रहे हैं इस टाइम? मैं A1 का सिखा रहा हूँ, A2 और B1 का अब तक सिखा रहा हूँ। अब तक सिखा रहे हैं आप। अब ये बताएँ कि ग्रामर ग्रामर स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इश्यू है ना, जैसे कीड़ों की तरह चुभती है दिमाग में। बिल्कुल। कि कैसे वर्ड्स चेंज हो रहे हैं, क्यों ये वर्ब टिकता नहीं है दूसरी पोज़ीशन पे, जब क्वेश्चन बनाना पड़ता है तो वर्ब क्यों स्लिप होके आगे-पीछे हो जाता है, ठीक है? तो वो आप कैसे हैंडल करते हैं स्टूडेंट्स अरे की? भाई बात ये है कि जो ग्रामर है ना, स्टूडेंट्स जो है ना वो जर्मन को समझते हैं, कंपेयर करते हैं इंग्लिश के साथ, ठीक है? तो ये सबसे बड़ा मसला है। मैंने भी जब ये स्टार्ट की थी, मैंने भी इसको इंग्लिश के साथ कंपेयर किया था, और जब मैंने एक्सेप्ट किया ना भाई ये इंग्लिश नहीं है। हर लैंग्वेज जो है ना उसको सीखने के लिए अलग एक टेक्निक होती है। इसको जब मैंने एक्सेप्ट किया ना ये जर्मन एक अलग लैंग्वेज, तो ये मेरे लिए इजी हो गई। इसको मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, वो क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा सेंटेंस बनाता हूँ आपको, व्हाट इज योर नेम, इंग्लिश में है, लेकिन जर्मन में कहते हैं वी इस ईयर नाम है। अब वो स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये वी क्यों है, ये वस क्यों नहीं? तो मैं उनसे कहता हूँ भाई ये जर्मन है, आप ये माइंड में रखो, जर्मन लैंग्वेज और है, इसको सीखने के लिए और टेक्निक चाहिए, यही हुँ, डिफरेंस है। आप देखें जर्मन लैंग्वेज को आप इंग्लिश के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, इंग्लिश आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है? सही। और जर्मन लैंग्वेज आप अब आपने अभी से स्टार्ट की है, हुँ, ये बात है। बहुत और अच्छा। थम्स अप, बहुत अच्छी आपने एग्ज़ाम्पल दी है ये। प्लीज़ अब ये कंटिन्यू करें। देखिए कि अकुज़ाटिव और दाटिव जिसमें आइनम मच जाता है, ये चीजें आपको एक दो दफा कुछ टाइम आपको इस पे कंसंट्रेशन करनी पड़ती है, ये भी क्लियर हो जाती है, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। सही, सही। अच्छा, इसमें ये बताएँ कि कौन-सा आपको पुरानी स्टोरीज़ भी याद होंगी, माशाल्लाह 4 साल से आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, तो अ, 2 स्टोरीज़ बताएँ। पूरे 4 साल में एक वो स्टोरी के सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन स्टूडेंट, कि आपके अंदर से ये तक आवाज़ आती हो कि यार तुम जर्मन आज सीखो, कि इतना मुश्किल है उसे समझाना, या कोई ऐसा। और दूसरा वो जो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट, कि आपकी एफर्ट ही ना लगी हो, वो खुद ही सारा कुछ आपके, यार तुम तो अगले लेवल में वैसे ही बैठ जाओ। अच्छा, मुझे ऐसा तो कभी नहीं लगा कि मैंने कहा जी कि तू जर्मन ना ही सीख, ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा कि तू जर्मन ना ही सीख, कभी नहीं हुआ। बाकी जो है ना मेरे पास ज्यादातर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या कंप्यूटर लेवल के स्टूडेंट्स आए हैं, और सारे के सारे अच्छे आए हैं। सही। और मैं बताऊं कि मैं टाइम पीरियड देता हूं, आई थिंक 6 to 7 वीक्स, जिसमें A1 क्लियर हो जाता है, और वो एग्जाम देते हैं और पास भी हो जाते हैं अच्छे मार्क्स के साथ। हुँ, तो फिर मैं तो यही कहूँ जी कि सारे के सारे काबिल लोग हैं, सही, सही। जो 6-7 वीक्स पे क्लियर कर जाते हैं वो काबिल हुए ना।
तो 7 वीक्स में आप एक कोर्स मुकम्मल करवा देते जी बिल्कुल, A1 की बात, A1 का, और A2 का? मिनिमम की बात कर रहा हूँ 2 मंथ्स, क्योंकि देखिए A1 जो है ना उनकी, उसके लिए मैं अपने नोट्स बनाए हैं मैंने, और A2 के लिए फिर उसके लिए मैं बुक यूज करता हूँ। सही। A2 से ऑनवर्ड आप A2, B1, B2 फिर बुक्स से आप पढ़ाते हैं। गया हो। सही, सही हो गया। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि जब आप जर्मनी में यहाँ थे, तो यहाँ पे भी आपको कभी ख़्याल आया जर्मनी में रहते हुए कि आप लैंग्वेज टीच कर रहे थे, या कभी किसी को? नेवर एवर, कभी नहीं। तो आपने बताया कि यहाँ पे माशाल्लाह फिर आपकी फिर आईटी में आप जॉब करते थे ना? जी आईटी में नहीं, मैं यहाँ पे जॉब करता था क्वालिटी कंट्रोलिंग के। क्वालिटी कंट्रोल। जी बिल्कुल। तो वो आप बता रहे थे कि वो सारा, तो उसमें फिर 100% आपकी कम्युनिकेशन जो है वो सारी जर्मन में ही होती थी, एग्जैक्टली। जर्मन कोलीग्स के साथ। जी तो बिल्कुल। इंटरव्यूज़ वगैरह भी दिए, तो वो क्या एक्सपीरियंस रहा? वो भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके लिए मैंने वाइटर बिल्डिंग का कोर्स भी किया था। अच्छा, सही। वाइटा बिल्डिंग आपने वो क्वालिटी कंट्रोल उस लाइन में जाने के लिए किया? क्वालिटी कंट्रोलिंग का उसके साथ कोई रिलेशन नहीं था। वो वाइटर बिल्डिंग का कोर्स सिर्फ इसलिए था ताकि आपकी स्किल्स जो है ना, कि आपने इंटरव्यू कैसे देना है, आपने अपनी वेब एप्लीकेशंस कैसे लिखनी है, कैसे आपने आपने अपने आप को इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए था। सही। अच्छा, हाँ, वो मैं इस वजह से आपसे ये चीज़ पूछ रहा हूँ ना कि अब हम भी जैसे डीएलजी के प्लेटफ़ॉर्म से, सिदरा जो है, माय वाइफ, शी डज़ दिस रेगुलर कोर्सेज़, और जो स्पेसिफिक जिनकी प्रॉब्लम्स होती है, मिसाल के तौर पे पीआर के लिए, इंटरव्यू के लिए, या जॉब इंटरव्यू के लिए, होता क्या है कि यहाँ पे कि इंटरनेशनल कंपनीज़ काफ़ी है ना यहाँ पे आज़म साहब, जर्मनी में, अमेरिकन कंपनीज़ बहुत है। तो वहाँ वो ठोक के जवाब देते हैं, वो स्किल्स को माँगते हैं। वो कहते हैं यार जर्मन नहीं आती, ख़ैर है हमारा तो कल्चर इंग्लिश है। तो लेकिन एक टाइम होता है कि आप फिर वो स्टक हो जाते हो ना, 4-5 साल के बाद आपकी प्रमोशन नहीं होती। तो वहाँ पे फिर आपको अब जॉब करनी है एज़ अ मैनेजर, यू नो, एज़ अ कोऑर्डिनेटिंग पोज़ीशन पे आपकी जॉब होती है, जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है, और जर्मन्स के साथ, क्योंकि जर्मन मार्केट और जर्मन कस्टमर है। तो जब आप उस लाइन पे जाते हो, बेशक आप डेवलपर हो, लेकिन जब आप मैनेजर बन गए तो कम्युनिकेशन के लिए आपको जर्मन स्किल्स चाहिए। तो उस तरह के मेरे पास 1-2 स्टूडेंट्स आए, जिन्होंने बड़ा चैलेंज लिया। मतलब फुल 100% इंग्लिश की जॉब से अब जर्मन जॉब में जाना, और 2-3 माह में ही जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, इस कंडीशन के साथ उस कंपनी ने कि तुम 3 से 4 माह में अपनी जर्मन स्किल्स ऐसी कर लोगे कि तुम इंटरव्यू दोगे। हम्म। उस बंदे ने पहले मेरे पास A2 B1 किया, लेकिन उसकी वो बोलता नहीं था। एंड देन वी डिड टुगेदर, यू नो, दीज़ सेशंस के वो, अच्छा, अब मज़े की बात, वो सिर्फ़ इंटरव्यू इंटरव्यू तो उसका हो गया था। अब वो 3 माह बाद थी उसकी प्रेज़ेंटेशंस देनी है और डिस्कशंस करनी है जर्मन्स के साथ। हम्म। Verkaufsgespräch ना, पूरी प्रॉपर उसमें नेगोशिएशन करनी है, एंड वो 2 घंटे 3 घंटे भी लग जाते हैं जब कस्टमर को विज़िट करते हो। तो तब मेरे पास और भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह आए कि ना किस तरह से मेरी हमारे पर्सनली भी तो दोस्त वगैरह होते हैं, उनके साथ भी इस तरह की बातचीत होती रहती है लैंग्वेज रिलेटेड, या कैसे चीज़ को हैंडल करना है। तो मुझे लगा कि अभी भी कुछ होंगे तो व्यूअर्स के लिए ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है कि अभी अगर हम एक सिमुलेशन डिस्कस करें। जैसे मैंने आपको पॉडकास्ट से पहले पूछा था कि क्या ख़्याल है कि हल्का-सा, थोड़ा-सा जनरल लैंग्वेज में भी बात की जाए, तो आपने कहा था कि कोई नहीं, मेरी तरफ से पूरा इंटरव्यू कर ले सीआईएस में। बिल्कुल, तो क्यों नहीं। कर सकते हैं ना, आप कंफर्टेबल फ़ील कर रहे हैं, जी बिल्कुल। ठीक है। तो कौन-सी पोज़ीशन आपने लेनी है, इंटरव्यू करने वाले की, आप कंपनी के या दूसरी साइड पे? हम्म, हाँ, देखिए जो आपको मुनासिब लगे। चलिए मेरी कंपनी है, मैंने आपको हायर करना है ना। अच्छा ठीक है। ओके, हम स्टार्ट देखिए, करते हैं। बात ये है कि कौन सी कंपनी है ना, अ, मैं देख हाँ, चलिए। कंपनी हो उसके बारे में मुझे भी तो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना, ताकि मुझे पता हो उसके बारे में। जिस कंपनी में भी आपने जाना है उसके बारे में पूरी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि अगले बंदे से आप पूछ सको, उसकी कंपनी के बारे में सवालात भी पूछ सको भाई, ताकि उस बंदे को आप इम्प्रेस कर सको कि भाई इसने मेरी कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ली है।
मेरी कंपनी है, मेरे साथ मेरे 3 और पार्टनर्स हैं। हमारी आईटी की कंपनी है, ओके ठीक है? और हम पूरी दुनिया के लिए ना न्यू सॉफ्टवेयर्स डेवलप करते हैं, ओके ठीक है? और बाय आपने अप्लाई किया था एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी स्पेशलिस्ट या जो भी, आप सॉफ्टवेयर भी करते रहे हैं? नहीं, एक्चुअली असल में मैंने एमआईटी की, लेकिन उसमें एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं लिया। सही। तो लेकिन आपको अंदाज़ा तो हल्का-सा है ना, मेरा खुद नहीं जी, सॉफ्टवेयर बिल्कुल। डेवलपमेंट से कोई लेना-देना, लेकिन जॉब्स काफ़ी होती हैं। आप ना कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर की आपने कोई जॉब की थी पहले प्रीवियसली, तो उसके लिए आपकी स्किल्स चाहिए, वो आपने जो मेंशन की हैं। तो उसमें आपने मेंशन किया कि यार मेरी ज़्यादा स्किल्स नहीं है, मैंने पढ़ा है ये, लेकिन मुझे चांस दो, मैं मेहनत करके तो ठीक हो गया। चलें ट्राई करते हैं, स्टार्ट कोई करें आप। क्वेस नहीं, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, बाकी वो फिर फ्लो में ऐसे फ्री फ्लो में जाने देते हैं। चलें आप स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर शेख साहब वो डमी क्वेश्चंस होंगे ना, जो यूजुअल क्वेश्चंस होते हैं। हाँ जी, वैसे बिल्कुल। ja, schönen guten Tag. Ja, hallo, guten Tag. Wie geht es Ihnen? Ja, mir geht's gut, danke. Und wie geht's Ihnen? Ja, mir geht es auch ganz gut. Sind Sie hier gut angekommen? Ja, sehr gut. Mit wem sind Sie hergekommen? Ja, ich bin mit meinem Auto gekommen. Ah, Sie sind mit dem Auto hergekommen. Sind Sie alleine oder haben Sie einen Freund dabei? Ja, ich bin allein gekommen. Sie sind hier alleine. Sie haben sich bei uns als Softwareentwickler beworben. Wie bitte? Ähm, Sie haben Sie haben Sie haben sich bei uns als Softwareentwickler beworben. Ja. Erzählen Sie mal, wo haben Sie früher gearbeitet und wie viel Erfahrung haben Sie? Ja, ich habe bei Daimler gearbeitet und ich habe nicht so lang gearbeitet, aber ich habe nur für 2 Monaten gearbeitet. Bei Daimler, bei Recaro, bei Ruco GmbH. Ja, okay. Und, was finden Sie so interessant bei uns? Warum haben Sie sich bei uns beworben? Na, ich fand Ihre Firma ist sehr, sehr gut und ich kann viel lernen. Okay. Was ist Ihre Erwartung? Ich kann viel lernen und auch ich kann für Ihre Firma sehr gut sein. Ja. Was erwarten Sie von uns? Was für ein Gehalt wünschen Sie? Ha, für ein gutes Leben, ein Gehalt für ein gutes Leben, wissen Sie? Okay, und was ist das? Können Sie eine Nummer nennen? Nein, ja, also ich kann nur schätzen, äh, Sagen Sie mal so jährlich, was erwarten Sie jährlich von uns als Bruttogehalt? laut mein Handarbeit. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, okay. Ja, Sie haben ja Bachelorstudium in, Informatik gemacht, richtig? genau, genau. Okay, also und, Erfahrung haben Sie haben ja, äh, auf Lebenslauf geschrieben, da steht schon, dass Sie 3 Monate lang bei Daimler gearbeitet, richtig? Ja, Also, Sie sind dann quasi Einsteiger, ne? ja, Sie haben nicht jahrelang Erfahrung dabei, aber Sie haben uns sehr beeindruckt, ja, dass Sie sehr gerne für uns arbeiten wollen. Und daher können wir Sie einen Arbeitsvertrag erstmal befristet für 6 Monate okay. mit einem Brutto ABC anbieten. Mhm. Ist das okay für Sie? Ja, es ist okay, aber ich werde Sie nicht enttäuschen und ich werde hart arbeiten und Sie werden meine Arbeit langfristig machen. Ich bin sicher. Okay, ne, das hoffen wir auch mal. Ich freue Gut, mich, Sie kennenzulernen. Vielen Dank heute für Ihre Zeit. danke auch. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. अच्छा ये अब रैंडम क्वेश्चंस थे ना? इट जी वाज़ बिल्कुल, नॉट लाइक सम प्रॉपर तो होती है ना कि sich vorstellen, जी बिल्कुल। stellen Sie sich vor। तो उसमें आप फिर वो पूरा 2-5 मिनट के लिए बताते हो कि मैंने क्या-क्या अपनी लेबन्सलाuf पे बेसिकली रिपीट कर रहे होते हो। ठीक हो गया।
अच्छा, इससे थोड़ा सा ये अब ऑडियंस को अंदाजा हो गया कि किस तरह से अगर कोई बंदा इंग्लिश इंटरव्यू दे रहा है और कहीं पे वो जर्मन इंटरव्यू भी दे रहा है। मेरे कुछ दोस्त भी हैं, वो भी बात करते हैं कि कहीं पे मिक्स इंटरव्यू वो लेते हैं, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने लिखा होता है कि हमने B1 किया लेकिन हमारी इतनी ज्यादा नहीं है, हम एफर्ट करेंगे सीखने के। उनके लिए शेख साहब कि हमारा जो अब सिमुलेशन रिकॉर्ड होती है, ये काफी हेल्प होगी कि किस तरह से बेसिकली 4 5 6 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे ना, जो कि मैंने आपसे किए। तो उसमें माशाल्लाह से जिस तरह आपने क्वेश्चन हैंडल किए, तो वो स्ट्रक्चर उठा सकते हैं इस तरह से करके। आप माशाल्लाह फ्लो में है, आपको कोई लंबा सोचना नहीं पड़ता। आपने सेंस उस टाइम पे किया, यू डोंट थिंक राइट व्हेन यू स्पीक, ये Seriously, सोचते हैं आप बोलते हुए। क्या हुआ? जब आप बोलते हैं जर्मन, तो हाँ सोच जी, के बोलते हैं या कि खुद ही से, मतलब या फास्ट थिंकिंग करते हैं या खुद ही से वो स्लिप होते हैं जुमले? खुद ही से। तो आपके लिए एक तरह से स्पॉन्टेनियस हो गई है ना जर्मन लैंग्वेज। बिल्कुल ऐसे ही है। सही, सही, सही। और इसके अलावा जो दूसरी स्किल्स होती हैं शेख साहब के, एक तो ग्रामर होगी जर्मन लर्निंग में। तो बेआइंस का फॉर एग्जांपल अगर आपके पास स्टूडेंट है, तो एग्जाम तो वो पास कर लेगा। तो आप समझते हैं कि जो राइटिंग स्किल्स होती हैं, कल कोई ईमेल्स कहीं पे लिखनी पड़े या फिर जो है रीडिंग स्किल्स, वो आप कैसे देखते हैं कि उसपे भी आप फिर देखते हैं कि स्टूडेंट काफी अहमियत देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है, वो ज्यादातर लैंग्वेज को समझता है कि ये तो स्पीकिंग ही है, मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे मैं बस बोल लिया करूँ। ये इतनी ज्यादा स्टूडेंट स्पीकिंग को फोकस करता है कि वो लिसनिंग को भी थोड़ा उसे पुश डाल देता है। लेकिन जी ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है ना वो कहते हैं कि मैं बोलूं, रवानी के साथ बोलूं। तो मैं उनसे कहता हूं भाई बात यह है कि A1 के बाद तो आपको बोलना नहीं आएगा। मैं उनसे यही कहता हूं कि भाई गेडुल्ड गेडुल्ड गेडुल्ड, और उनके पास आज के स्टूडेंट्स के पास गेडुल्ड नहीं है। वो गेडुल्ड नहीं रखते, सब्र नहीं करते। तो उनसे सही, मैं यही कहता हूँ भाई सब्र करो, सब्र। A1 के बाद आपको बोलना नहीं आता, हद तक कि A2 के बाद भी आपको बोलना नहीं आता। अरे B1 A2 में आपको थोड़ा सा समझना आता है, B1 में आपको थोड़ा सा बोलना आता है। B1 के बाद थोड़ा सा आता है, ज्यादा नहीं आता। लेकिन B1 के बाद आपको बोलना आता है। आपको सही, समझना ज्यादा आता है, B1 के आपको बोलना आता है। मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ भाई आप जर्मनी में हो, तो आपका जर्मनी, आपका होल जर्मनी आपकी क्लासरूम है। आपको जो भी आता है उसको यूटिलाइज करोगे तो आपकी जर्मन इंक्रीज होगी। अगर आपको आपने आपने कहना चाहिए मैंने A2 कर लिया, A2 कर लिया, लेकिन आपके अपनी वोकैबुलरी यूटिलाइज नहीं की तो आपने कुछ भी नहीं किया। सही, सही, आपने कुछ भी नहीं किया। मैं उनसे कहते जी भाई सर हमें शर्म आती है। और मैंने कहा भाई अब ढीर हो जाओ, जो आता है उसको करो, ढीर हो जाओ, करो। मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि जैसे कि मैंने जर्मन सीखी। एक वर्ड है साइकोलॉजी, को जर्मन में कहते हैं psychology। ये वर्ड जो है ना मेरी जुबान पे नहीं टिकता था, मुझसे नहीं निकल रहा था। अभी B2 की क्लास थी, मेरी B2 क्लास में वो जो है ना टीचर, जब ये वर्ड आता था, मेरा नाम है ना मोहम्मद आजम, मुझे वहां पे कहते थे मोहम्मद मोहम्मद। जब भी ये वर्ड आता था मेरी टीचर कहते यार मोहम्मद कहाँ पे हो, कहाँ पे, ये वर्ड कहना था तो सारी क्लास हंसती थी। अब मैं अगर गुस्सा कर जाता तो क्या फायदा, मैं भी हंसता था, साथ हंसता था, इस सिचुएशन को एंजॉय करता था। सही, मैंने कहा सही, भाई पहली बात तो ये, अगर आप जर्मन के साथ ही बोलोगे तो जर्मन हंसते नहीं है, वो हंसते नहीं है। मैं अपने कोलीग से, दोस्तों से कहता था जर्मन से कि भाई अगर मैं जब गलत बोलूं या कोई नया वर्ड आए तो मुझे सिखाना, मुझे बताना। आप भी अपने दोस्तों से ये कहो कि मुझे बताओ, सिखाओ, और वो आपकी हेल्प करते हैं, बताते हैं, वो हंसते नहीं है। आप भी अपने वर्ड्स को यूटिलाइज करो, बढ़ाओ, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। इस तरह आप जर्मन सीखोगे, डील होगे। इस तरह चुप रह के किताबी कीड़ा भर के इस तरह आप जर्मन नहीं सीखोगे। सही। अच्छा, ये आपने इशू बड़ा अच्छा हाईलाइट किया कि ग्रामर सारी सीख ली है, लेकिन बोलते हुए हिचकिचाना या बोलते नहीं है। बेआइंस के भी कुछ स्टूडेंट जिन्होंने PR वगैरह भी सारा कर लिया, एग्जाम वगैरह, लेकिन बोलेंगे नहीं, क्योंकि इंग्लिश में गुजारा हो रहा है।
तो ये आजम साहब वो आप जो बता रहे हैं कि वो हिचकिचाने वाले स्टूडेंट, तो ये दोनों तरफ से हैं, ये पाकिस्तान में बैठे और जर्मनी वाले भी हैं या कि सिर्फ पाकिस्तान वाले हैं? दोनों तरफ है। अच्छा, दोनों तरफ है। अब देखें पाकिस्तान में जो बैठे हैं उनके लिए तो चैलेंज ज्यादा हो गया ना। उनके वो कहते हैं यार हमारा माहौल नहीं, हम किससे के ऑनलाइन किससे किससे। तो जो जर्मनी में बैठा है या जर्मन स्पीकिंग कंट्री में बैठा है, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया, जहां भी कोई है, तो वहां तो जहां जाएगा वो जर्मन बोल सकता है वहां तो। बिल्कुल। अच्छा, कम से कम सुन तो सकता है ना, वो सुन रहा है। हाँ जी। पाकिस्तान बैठे स्टूडेंट को या इंडिया बैठे स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो रियल लाइफ में बाजार में, मार्केट में, बस में, कहीं भी उसके कान में जर्मन पड़े। उससे क्या होगा कि वो खुद पॉडकास्ट के थ्रू या डिफरेंट एक्सरसाइजेस करके, वेबसाइट से, या फिर एग्जाम सॉल्व करके, उसकी लिसनिंग से उसकी लिसनिंग स्किल होती है। तो जर्मनी वाले जो हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा, जर्मन कंट्री में जो स्पीकिंग कंट्री में जो रह रहे हैं, कि वो लिसनिंग स्किल्स पे आपने कहा कि फोकस करें। और फिर बोलना, आप कहते हो कि B1 के बाद आपके पास इतनी वोकेबलरी हो जाती है, आपने लैंग्वेज इतनी सुन ली होती है कि तब आप बोलते हो। लेकिन यस। क्या क्या शेख साहब आपने ऐसे भी कोई देखे बहुत ही आपके ब्राइट स्टूडेंट्स हों कि जिन्होंने A2 में ही वो छोटे छोटे जुमलों से जर्मन बोलते हो? जी आप खुद बिल्कुल। हैरान होते हो कि यार ये तो A2 में जर्मन बोल रही जी बिल्कुल, ऐसे हैं, ऐसे है। यानी हैं उतनी बोलने की जितना जितनी बोलनी जरूरी है ना उस लेवल के लिए, उस लेवल से ज्यादा भी नहीं, लेकिन जितना वो लेवल आपसे रिक्वायर करता है कि आप इतनी जर्मन तो बोलो। जी बिल्कुल, ऐसे हैं स्टूडेंट्स मेरे पर स्टूडेंट आए हैं जो A2 A1 में भी ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं जो बोलते हैं। असल में बात यह है कि मुझे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, आजकल का लेवल है जिसमें स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं उर्दू में बताता हूँ कि भाई ये सेंटेंस है, उसको जर्मन में बताओ। वो कहते हैं सर कैसे बनाना है। मैंने कहा भाई इसकी वोकैबरी आपको आती है? कहते हैं कौन सी वोकैबरी कैसे? मैंने कहा जी आती है। इसको क्या कहते हैं? कहते हैं जी ये। अच्छा तो इसको क्या कहते हैं? ये। इसको क्या कहते हैं? ये। मैंने कहा तो ये सेंटेंस बन गया। कैसे? मैंने कहा बनाओ और सबको मिलाओ, क्या कहते हैं? ये। तो बन गया ना। वो खुद हैरान होते हैं, हाँ जी ये तो बन गया। वो क्या भी आते हैं तो वो खुद बना के हैरान होते हैं, हाँ तो ये तो मुझे हमें आता है। मैंने कहा तो हम्म। फिर वो खुद बना के हैरान होते हैं सेंटेंस बना के। मैंने कहा तो वोकेबलरी आती है तो बनाओ ना, मुझे मेरे सामने बनाते हैं, अकेले बनाते वो डरते हैं। हाँ, इसका यही है ना कि वो उस चीज की मोटिवेशन होना कि खुद से लैंग्वेज बनाई, खुद से। क्योंकि वो आप एक्सरसाइज जब सॉल्व करते हो, एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए भी तो जुमले सामने पड़े होते हैं ना, पूरे पूरे जुमले पड़े, आप वही जुमले उठा के भी अपनी स्पीकिंग में यूज कर सकते हो। लेकिन रियल सिचुएशन में तो नई सिचुएशन होती है, नई चीज, नया जुमला, तो वो खुद से वो जुमले को दोबारा से बनाना मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट के लिए। इस वजह से वो कहता है वो फिर एफर्ट नहीं डालता। अभी मैं चैनल के थ्रू एक एडवाइस करना चाहता हूँ कि मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर जर्मन को इंक्रीज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए मैं क्या करूँ? तो मैंने उससे कहा था भाई वोकेबलरी को इंक्रीज करो और उस वोकेबलरी को याद करो। कहते सर किताबों की वोकेबलरी मुझसे याद नहीं होती। तो मैंने उससे कहा कि भाई तुम ट्रेन पे सफर करते हो? कहता हाँ जी सर, आधा घंटा जाने का और आधा घंटा आने का। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो ऐसा करो, किताब, एक नोटबुक तुम्हारे पास होती है और एक पेंसिल तुम्हारे पास होती है। अगली दफा ट्रेन पे जाओ ना तो नोटबुक निकालना, पेंसिल पकड़ना और ट्रेन में बैठ के ये सोचना कि ट्रेन के अंदर कौन सी वोकेबलरी यूज होती है। एक टिकट होती है फार काटे, एक वहां पे जो होती है पैसेंजर होते हैं, एक वहां पे विंडो होती है। वहां के ट्रेन के हिसाब से जितनी जितनी भी वोकेबलरी यूज होती है ना, उस सारी के सारी वोकेबलरी को लिखो। और लिखने के बाद इंग्लिश में लिखो या उर्दू में लिखो, फिर बाद में उनकी जर्मन देखो। जर्मन लिखने के बाद जितनी भी फिर तुम्हारे पास ट्रेन की सारी वोकेबलरी आ जाएगी, उसको याद कर लोगे। ये डेली रूटीन के वर्ड है, तो उसको उसने याद। फिर फॉलो की, जी। उसने फॉलो की ये इंस्ट्रक्शंस उसने आपकी? फॉलो की, उसने ट्रेन की याद कर ली। फिर 2 दिन के बाद कहता है सर ये तो मुझे याद होगी, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा अब यूनिवर्सिटी आते हो, अब यूनिवर्सिटी जाकर यूनिवर्सिटी की याद करो, उसके सारे के सारे वर्ड याद करो। इस सही। तरह
जो जो काम करते ना उन जगहों की याद करो। किताबों की चलो ठीक है, किताबों की मुश्किल होगी, लेकिन डेली रूटीन की याद करनी शुरू करो। वोकैबुलरी इस तरह याद करनी शुरू करो, एक हाँ, जगह जगह की। अच्छा इसमें शेख साहब मेरे ज़हन में ये पॉइंट आया कि वो ये जिस आपने बताया ये स्टूडेंट जर्मनी में था या पाकिस्तान में ट्रेन की बात जर्मनी कर में रहे हैं? था, जर्मनी में। ये जर्मनी में है ना? तो देखें कि अगर कोई स्टूडेंट ये अच्छा मुझे लगता है यहाँ पे ना अप्रोच का मसला है। स्टूडेंट को शायद खुद से ही नहीं समझ आ रही, इतना बड़ा चैलेंज है ना ज़ुबान सीखना। वो मेंटल ब्लॉक है एक तरह से, माइंडसेट की गेम है कि वो स्टूडेंट को लगता है कि जर्मन है ही मुश्किल। हाँ, हाँ, मैं तो ऐसी लेकिन है। अगर वो गौर करे तो उसे समझ आएगा कि खुद से उसने कहा कि मेरे से किताबों की वोकैब्युलरी याद नहीं होती। लेकिन शेख साहब आप मुझे खुद बताएं जब A1 की आप पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं और A2 की, तो वो जो वोकैब्युलरी है, लेवल की वोकैब्युलरी है, वो किताबों की वोकैब्युलरी नहीं, वो रियल लाइफ की ही वोकैब्युलरी है जो आप किताबों के थ्रू रट्टे लगा के सीख रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये थोड़ा-सा माइंडसेट का इश्यू है, तो वो अच्छा ये स्टूडेंट की मेंटालिटी को अगर मैं समझने की कोशिश करूँ, उसका ये है कि यार मुझे ना कोई क्विक सॉल्यूशन मिल जाए। मैं ना ऐसे जो है शॉर्टकट मिल जाए मुझे। वो शॉर्टकट ढूँढ रहा है कि मैं जब बोलना चाहूँ तो बस वोकैब्युलरी आ जाए, इस तरह से तो नहीं काम चलेगा। ये तो ब्रोकन जर्मन हो जाएगी फिर। भाई उमर भाई, ये बात तो मैंने कह दी ना पहले कि गिडुल्ड नहीं है, सबर हुँ, नहीं हुँ, है। समझ नहीं है जब और मैं आपको जाटी वो डाडी वाला लेक्चर पढ़ाता हूँ ना, तो सबसे पहले नीचे लिखा होता है गिडुल्ड। इस लेक्चर को करने के लिए गिडुल्ड चाहिए। सही हो गया, सही हो गया, सही हो गया। अच्छा 44 मिनट हमारे शेख साहब हो गए हैं पॉडकास्ट में। तो आई थिंक 5-10 मिनट में हम वाइंड अप करते हैं, घंटे से नीचे-नीचे रखेंगे, थोड़ा माहौल रिलैक्स करते हैं। लेकिन ये बड़ा मज़े का आपने एक्सपीरियंस बताया कि किस तरह से ये स्टूडेंट का भी के तो इस अगर हम देखें शेख साहब तो इस तरह से तो हम ये भी समझ पाते हैं कि यही वजह है कि लैंग्वेज क्यों मुश्किल लगती है। ये अप्रोच का मसला होता है, खुद से पहले समझना होता है कि यार लैंग्वेज इतनी मुश्किल नहीं है। ये मेरा टीचर है, मैं इसे फॉलो करूँ जिस तरह का होमवर्क मुझे दे रहा है और ये मुझे तसल्ली भी दे रहा है, ये होमवर्क कर लिया करो, तो तुम्हारी लैंग्वेज बेहतर हो जाएगी। लैंग्वेज को आसान और मुश्किल बनाने में टीचर का बहुत बड़ा हाथ होता है। उसने कौन सा मेथड बताना है स्टूडेंट को, सही, कैसे पढ़ाना है। सही। अच्छा ये शेख साहब इसमें बताइएगा कि आप फिर जो लेसन आपका है, आप बताना चाहें तो ना भी बताएँ या जैसे आपकी मर्ज़ी कि आप 1 घंटा पढ़ाते हैं या 3 घंटा पढ़ाते हैं। लेकिन ये मेरे लिए जानना ज़रूरी है कि आपका स्टाइल क्या है कि जितनी देर आप पढ़ाते हैं, कम से कम उतना टाइम ही स्टूडेंट घर पे होमवर्क करे या उसका 2 गुना करे या होमवर्क का करने का कितना कहते हैं आप उसे? एक वो का तो होमवर्क जो जर्मन स्टूडेंट्स हैं उनको मैं नहीं देता, क्योंकि क्योंकि भाई उनके पास टाइम ही नहीं होता, सीधी सी बात है। तो फिर सही, उनको मैं होमवर्क दे के उनको मैं तंग क्यों करूं, सही, उनके पास टाइम ही नहीं होता। जो पाकिस्तानी स्टूडेंट है उनको मैं होमवर्क देता हूँ। तो सही, जो A2 की बात कर रहा हूँ, A1 का होमवर्क मैं बहुत कम देता हूँ, क्योंकि हम A1 की तैयारी जो क्लास में इतनी ज्यादा कर लेते हैं कि उनकी उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। सही, सही। और B1 का भी फिर आप B1 का भी नहीं देते, वो खुद ही से B1 स्टूडेंट का जो है ना कि वही वही बात है कि जर्मन स्टूडेंट्स में नहीं देता, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। मैं खुद जर्मनी में रहा हूँ, मुझे पता है क्या क्या टाइम होता है। मैं देखे, मैंने खुद वहां पे काम किया, काम करने के बाद वापस आके फिर काम पे जाना और फिर रात को स्टडी भी करना, ये टाइम बिल्कुल उनके पास नहीं होता। और मुझे पता है, फिर मैंने उनको काम देना भी शुरू किया था, लेकिन फिर बात वही है, वो काम नहीं करते थे। फिर उनको उनकी तैयारी भी अच्छी अच्छी नहीं होती थी। उनको मैं सही। क्लास के अंदर कहता था, भाई आपके पास 4 मिनट है, 5 मिनट है, इसको हल करो। और फिर वो हल करते हैं और क्लास के अंदर ही वो कहते हैं जी कि मैं कहता हूँ कि मुझे बताओ ये क्या है। अच्छा हाँ, वो उसमें ये भी है ना शेख साहब वजह कि आप उसे होमवर्क उन्हें इस वजह से नहीं देते A2 या B वालों को, जिसने A1 कर लिया उसे इस बात की समझ है कि लैंग्वेज में होमवर्क तो एक मस्ट है, वो तो मैंने खुद ही करना है तो मुझे फ़ायदा होगा, अगर मैं नहीं करूँगा तो फ़ायदा नहीं, उसमें बताने वाली तो बात है भी नहीं। ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। और आप पता है कि वो बच्चे तो है नहीं, ज्यादातर मैंने आपको बताया कि इंजीनियर या डॉक्टर्स वगैरह हैं। तो आपको हुँ, पता है कि जी करेंगे तो फल सही, पाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो कुछ गए। सही, 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 सही। अम, शेख साहब ये बताइएगा, आखिरी फ़िल्म कौन-सी देखी? आखिरी फिल्म मेरा ख्याल है कि मैंने आखिरी फिल्म नहीं, मैंने एक सीरियल देखा था, एलिस इन
बॉर्डरलैंड, हाँ वो देख रहा हूँ मैं आजकल सही। नेटफ्लिक्स पे। तो पाकिस्तानी ड्रामे फिल्में उनसे भी कोई दिलचस्पी है नहीं, आपको? मैं फिल्म मैंने देखता। एक फिल्म आई है, वो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि यार वो फिल्म बहुत अच्छी है, मौला जाट आई थिंक। अच्छा, सही। तो वो देखी है आपने? अभी तक देखी नहीं। तो पाकिस्तानी ड्रामे बिल्कुल नहीं आप देखते? पाकिस्तानी ड्रामा, हाँ पाकिस्तानी ड्रामा लास्ट देखा था परिजात, उसके बाद कोई नहीं देखा। तो उसके बाद नहीं देखा। तो चले, पता तो है ना आपको पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेसेस का। तो आपका फेवरेट कौन है, एक्टर या एक्ट्रेस? कोई भी नहीं है पाकिस्तान में, कोई भी नहीं है। इंडियन में भी कोई भी नहीं है। आई थिंक हॉलीवुड में भी कोई भी नहीं है आजकल। तो आपकी दिलचस्पी उस तरफ इतनी ज्यादा नहीं है। नहीं, 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 नहीं। सही। तो हॉबी के तौर पे फिर आप कैसे माइंड को रिलैक्स, क्या एक्टिविटीज है आपकी? मेरी हॉबी आजकल से जर्मन लैंग्वेज है, उनको पढ़ा लिया। फिर रात को दोस्तों के साथ भाई चले गए। बेटी मेरी है, उसके साथ खेल लिया, उसका लड़ाई कर ली। बस ये। क्या चीजें आपको जर्मनी की याद आती हैं अभी, और लास्ट टाइम आपका विजिट कब जर्मनी लगा की था लाइफ जर्मनी? एक्चुअली बहुत अच्छी है, मैं आपको बताऊं बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे वो सूट नहीं की। मैंने 8 साल गुजारे, बड़े अच्छे गुजारे हैं, बड़े मजे के गुजारे हैं, लेकिन बहुत फास्ट गुजारे हैं। 8 साल कैसे गुजरे मुझे नहीं पता चला। सही, सही, मैंने सही। बहुत ज्यादा मिस किया अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, बहुत ज्यादा मिस किया। इसीलिए यही मेन वजह थी, मैं इसलिए पाकिस्तान आ गया। सही, ठीक हो गया। तो वो आपका ऐसे बड़ा एक क्लियर डिसीजन था कि यार अब मैंने पाकिस्तान वापस चले जाना है। हाँ जी, मैं 2017 में छुट्टियों के बाद जब मैं जर्मनी वापस गया ना, तो वहां पे काम कर रहा था, तो मेरी कोलीग थी एक, तो वो मेरे पास आई, कहती गुड मॉर्निंग, मैंने कहा गुड मॉर्निंग। तो कहती ओए आजम वापस आ गया। मैं छुट्टियों से, मैंने कहा जी वापस आ गया। कहती छुट्टियां कैसी थी, मैंने कहा जी बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि मेरा वापस आने को दिल नहीं कर रहा था। तो वो रुक गई। वो कहती यार इंसान को हमेशा वहां रहना चाहिए जहाँ पे उसको सुकून मिले। वो तो ये कह के चली गई, लेकिन फिर उसका सेंटेंस मेरे माइंड में रहा। आई थिंक वो अप्रैल का महीना था, मार्च का था। मार्च में उसने ये बात कही, और मार्च अप्रैल मई जून जुलाई को मैं वापस आ गया था पाकिस्तान परमानेंटली। उन्हीं कुछ माह में आपने फैसला कर लिया। जी बिल्कुल। और अप्रैल में आप कितनी छुट्टी गुजार के गए थे जर्मनी वापस? मार्च में मैंने आई थिंक 1 मंथ की, 1 महीने की। और आप बता रहे थे कि आप हर साल एक दफा आते थे पाकिस्तान। एग्जैक्टली exactly. पाकिस्तान आना मेरे लिए एक समझ लेके रेड बुल था, कि रेड बुल पी लिया, एक एनर्जी आ गई, पाकिस्तान आगे एनर्जी आ गई, और एक साल पूरा जर्मनी में गुजार लिया। सही, सही। अच्छा, ये मेरे ज़हन में अभी आ रहा था क्वेश्चन शेख साहब, मैं आप माशाल्लाह से 4-5 साल से आप बताया कि आप पाकिस्तान में बड़ी एक्टिवली लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, तो आप 100% स्काइप ही करवा रहे हैं, या फिर आप कहीं मूव करके आगे पीछे दूसरे शहरों में, बड़े शहरों में भी जाके कोई कोलैब्स वगैरह का सीन, क्योंकि आप तो इजीली एनिमल हाउस वाले भी आपको जॉब दे देंगे इजी। नहीं, मैं सिर्फ स्काई पे आप बात यूनिवर्सिटी करूँ। ज्वाइन कर सकते हैं, लैंग्वेज टीचर आपका माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है, तो उस बारे में आपने नहीं, सोचा मैं कभी? सिर्फ स्काई पे बाहर हूँ, क्योंकि मेरी बेटी है ना, वो मुझे कहीं बाहर नहीं जाने देगी, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे बाहर नहीं जाने देगी कहीं। सही, सही। और उसके अलावा तो फिर अभी अभी आपके माशाल्लाह हेल्थ के इश्यूज़ तो नहीं है ना? आप आगे पीछे मूव वगैरह करते हैं या उसमें? गर्मी में ना इशू बन जाता है, क्योंकि गर्मी में मैंने आपको बताया कि गर्मी जो है ना डेंजरस है मेरे लिए, लेकिन सर्दियों में अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं होता। सही, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सेहत दे जी। ये बड़ा एक ट्रेजेडी होती है, अक्सर बंदों के लिए अदर वे अराउंड होता है कि आपके लिए गर्मी का इश्यू हो गया, कुछ के लिए यहाँ पे आते ही जर्मनी में वो विटामिन डी की कमी, और अल्लाह माफ़ी दे किस बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। ये जो आपने बात कही ना विटामिन डी की कमी, ये मेरे साथ हुआ है। अच्छा, आपके साथ ये हुआ है। सही, सही। चलिए, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। तो हाँ, कर हाँ, कंक्लूड करते हैं हम पॉडकास्ट को। जाते-जाते ये बताइएगा कि माशाल्लाह से आपका ओढ़ना-बैठना, आपका ड्रीम्स और सारा कुछ जर्मन लैंग्वेज से रिलेटेड है। अल्लाह पाक आपको इस फ़ील्ड में कामयाबी दे, आप लोगों के मसले जर्मन के हल करते रहें। किस तरह से आप देखते हैं आने वाले सालों में, या
कि आप क्या सोचते हैं कि यार इस तरीके से यही अप्रोच लगाई जाए तो स्टूडेंट्स को जर्मन सीखने में आसानी हो, उनके मसले हल हो जाएं? कुछ ऐसे आपके ज़हन में चीज़ें होती हैं जो आप खुद सोचते रहते हैं कि यार ये क्या वजह है, ये स्टूडेंट क्यों इतनी मुश्किल में है, मैं इसका मसला क्यों नहीं हल कर पा रहा, कोई टेक्नीक वगैरह या कोई मेथड चेंज किए जाएँ? मिसाल के तौर पे मेरे ज़हन में 2-3 साल पहले से ये ख़्याल आया, मैंने दोस्तों से भी ज़िक्र किया कि यार ऐप्स जो होती हैं, मोबाइल ऐप्स, अगर कोई ऐप वगैरह इस तरह से की जाए जिसके थ्रू, वैसे तो ऐप्स बहुत सी है ना, जर्मन लैंग्वेज की ऐप्स हैं, यहाँ पे जर्मन्स की या इंटरनेशनली दूसरे अमेरिका में किसी ने अगर जो वो तो पूरे प्रोफेशनल्स हैं, उनकी अप्रोच और है। लेकिन अगर आप सोचें कि आप एक जर्मन ऐप बनाएँ या बनवाएँ, मैं बताऊँ या बनवाऊँ, तो हमारी वो बड़ी इंडिविजुअल होगी और वो बड़ी जिसे कहते हैं ना कि हमारे ज़हन की वो तर्जुमानी करेगी कि हमने इतने सालों में क्या सीखा, इनके क्या मसले-मसाइल हैं। उस ऐप से अगर उन क्योंकि उसमें शेख साहब मसला वही है ना कि ऐप से होगा क्या कि हर टाइम ये जो मोबाइल पे चेहरा होता है स्क्रीन, तो वो टाइम गुज़ारना शुरू कर देंगे लैंग्वेज के साथ, जो वैसे वो होमवर्क नहीं करते। समझ रहे हैं? देखिए ना कि जो परिजार ड्रामा है ना, उसमें वो एक बात कहता है कि जो चीज सीखनी हो ना, जो किताब पढ़नी हो, तो उस किताब के साथ दोस्ती कर लो। जर्मन लैंग्वेज सीखनी है तो जर्मन के साथ दोस्ती कर लो, जिसने भी सीखनी है। तो जर्मन लैंग्वेज को ऐसे सीखो कि ये एक इंजॉय की चीज है। ये अपने लिए सर दर्द ना बनाओ। ये सही, इसको इसको एंजॉय करो। ये बड़ी मजे की चीज है भाई, बहुत मजे की चीज है। मैं आपको एक बात बताऊं, सही, आप कोई भी सेंटेंस बनाओगे, किसी को वो सेंटेंस बताओगे ना, तो वो उसको अप्रिशिएट करेगा। बड़ी मजे की चीज है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। तो और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊं कि जैसे कि आपने मेरा ख्याल ये नहीं पूछा, जब मैंने जर्मन स्टार्ट की थी ना पढ़ाना, उस वक्त मैंने सोचा कि यार मैं कौन सी बुक को लूं। ये हमें 4-5 बुक्स को मैंने रीड किया, नेटवर्क की, लागूना की, एसएच की और मेंशन की। यार वो इतनी टफ बुक्स हैं कि एक बिगिनर्स को उनको देख के वैसे ही पसीना आ जाता है। यार बिगिनर्स यार ये कैसे वो A1 को क्लियर करेगा। फिर उन बुक्स को देख के फिर मैंने अपने नोट्स बनाए, और जब वो नोट्स से मैं किसी को पढ़ाता हूँ ना, आपने आई थिंक यूट्यूब में देखा होगा, मैंने तो देखी है सर कुछ वीडियोज़। वो कहते हैं यार ये सर ये तो बहुत आसान है। जब वो पढ़ा के 6 साल लेक्चर पढ़ा के फिर मैं नेटवर्क के कुछ युगुम उनको एक्सरसाइज उनको देता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार अब इनको पढ़ो। तो अब वो तो फिर वो उनको पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं हाँ अब ये बुक आसान है। सही, तो सही, ये जो है ना, इनको पढ़ने का आसान तरीका ढूंढो, उसके बाद फिर मुश्किल पे जाओ। सही, ये सही। ऐसे सीखो, इसको टफ तरीके से पढ़ना ना छोड़ो। अगर हुँ, टफ स्टार्ट से मुश्किल लिया, ये जर्मन लैंग्वेज को आसान तरीके से सीखो। सही, कुछ भी नहीं होगा, ये आ जाएगा। अगर किसी ने आपको बिठा दिया जेल में कि ये बहुत मुश्किल है, फिर ये वाकई मुश्किल हो जाएगी। अगर किसी ने कह दिया यार ये तो हलवा है, मीठा है, बहुत आसान है, फिर ये वाकई हलवा बन जाती है। सही, सही, सही। नहीं, ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा पॉइंट आपने मेंशन किया। जैसे आपने बेसिकली ये पेज का नाम रखा है देसी जर्मन, ये वाकई देसी तरीके से सीखो। सही। हाँ, वो आपका पॉइंट ये बहुत ज़रूरी है आपने मेंशन किया कि माइंडसेट की गेम है। आप रिलैक्स रहें। बड़े मज़े के आपने 2-4 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए कि एन्जॉय करने की कोशिश करें, बजाए कि अपने ज़हन पे बोझ डाल लें कि यार ये मुझसे क्यों नहीं हो रही। ऐसा ना सोचें, आप ऐसा सोचें कि हो जाएगी 6-8 माह लगेंगे, मैं हर रोज़ का इतना, 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 इतना करता रहूँ। मेरा ये टीचर मुझे बता रहा है, मैं इसकी बात को फ़ॉलो करता रहूँ। ये मुझे तसल्ली भी दे रहा है कि यार 2 हफ्ते ये करके देखो, रिज़ल्ट्स ना आए तो फिर मैं जवाब दूँ। ट्रस्ट तो करो प्रोसेस को। और दूसरा फिर ये है कि जब होमवर्क भी कर रहे हो तो दिलचस्पी लेने की कोशिश करो। अब जैसे होता क्या है कि शेख साहब मुख्तलिफ टास्क हैं। अच्छा वोकैब्युलरी करने का नहीं दिल कर रहा है, रट्टे लगाने का तो लिसनिंग करो। बार-बार सुनो, लिसनिंग के टास्क सुनो और वो एक्टिविटी जब आप कर रहे हो जिसमें आपको अच्छा लग रहा है, फिर उसके थ्रू आप 1 डेढ़ घंटा बैठे हुए थे, तो आपको बैठने की आदत पड़ गई। अब बैठने की आदत पड़ गई उस एक्टिविटी जो आप एन्जॉय करते हो, तो फिर आप वो एक्टिविटी भी करोगे जो एन्जॉय नहीं करते लेकिन आपको पता है यार फ़ायदा इसका भी होगा।
तो आपने बड़ी अच्छी तरीके से ये चीज़ मेंशन की, भाई 2-3 टेक अवे जो है ना, मैसेज लेके जाए हमारी ऑडियंस यहाँ पे, कि खुद से दिलचस्पी लेने की कोशिश करो कि कहाँ आपको मज़ा आ रहा है, और माइंडसेट मुश्किल नहीं है जर्मन। आप लैंग्वेज टीचर हैं, मैं लैंग्वेज टीचर हूँ, हम कह रहे हैं ये मुश्किल नहीं है, तो सुनने वालों को इस पे यकीन कर लेना चाहिए। ये हम इस वजह से नहीं कह रहे कि आपने मैम सायरा नियाज़ी से पढ़ा था एनिमेशनल हाउस, और मैंने भी उन्हीं से पढ़ा था, कोई मैजिकल टीचर थी, शी वाज़ वेरी गुड टीचर, लेकिन सारे स्टूडेंट्स तो नहीं थे एक जैसे। लेकिन ये हम इस वजह से ये चीज़ कह रहे हैं कि हमारा इतने सारे स्टूडेंट्स को हमने करवाया, और मैं खुद भी सरप्राइज़ हुआ था कि यार यहाँ से थोड़ा टाइम लगा, लेकिन रिजल्ट्स हर स्टूडेंट दे सकता है। तो हर स्टूडेंट लैंग्वेज कर सकता है, लैंग्वेज कोई मुश्किल नहीं है किसी के लिए। शेख साहब बहुत शुक्रिया, हम आपने कंक्लूड एक करते बात हैं। कही अभी, जी, आपने एक बात कही, एक सेकंड, आपने एक अभी बात की फॉलो करना। भाई फॉलो करो, हर रोज फॉलो करो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो, 5 या 10 मिनट, लेकिन टाइम दो। ये जर्मन लैंग्वेज टाइम मांगती है, ये नहीं हो कि आपने किया और छोड़ दिया, लेकिन टाइम दो, 5-10 मिनट टाइम दो। सही, चलिए जी, सही, अब सही। आपकी बारी। शेख साहब बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, अल्लाह पाक आपके ख्वाब सारे पूरे करे, जिस तरह से आप पैशन से, पूरे पैशन से जर्मन लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं लोगों को, उनका मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह पाक आप उसमें कामयाबियाँ दे। आपने टाइम निकाला पॉडकास्ट के लिए, बहुत शुक्रिया। हमारी इंशाल्लाह जल्द दोबारा मुलाकात होती है। ख्याल रखिएगा अपना सारा। इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।